हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट अहमद नजीब। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज के प्रीव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और लगभग 18 बरस के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ चुकी है, उनको वेलकम। और इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन मजहर अरशद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर, वेलकम। जी वालेकुम सलाम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। मजहर, बड़ा तारीखी दौरा है ये न्यूजीलैंड का। तकरीबन 18 बरस के बाद न्यूजीलैंड आ रही है। कितना बड़ा मोमेंट है ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि एक एक करके अब बड़ी टीमें भी पाकिस्तान आने लगी। जी बिल्कुल। आई थिंक अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई है। उससे आई मीन स्टार्ट तो जिम्बाब्वे से हुआ था, लेकिन हमने उसके बाद देखा कि काफ़ी टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान आना शुरू हो गई। उसमें श्रीलंका भी आई, वर्ल्ड 11 भी आई। और अभी हम देख रहे हैं कि इस साल जो है वो न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी आना है, फिर वेस्ट इंडीज ने भी आना है, और फिर अगले सीजन में आई मीन इसी सीजन में, लेकिन फेब मार्च में जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आएगी। तो आई थिंक काफी खुशहाल बात है कि पाकिस्तान में वो इंटरनेशनल क्रिकेट अब एक नॉर्मल रूटीन की तरफ जा रही है। और आई थिंक ये भी एक स्टेप है कि 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई है। अच्छा, न्यूजीलैंड की ये जो टीम है ये कम तजुर्बेकार है, या उसको कहें कि ये पूरी स्ट्रेंथ फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। रिसेंटली बांग्लादेश में काफी ज्यादा इनको मुश्किल का सामना हुआ है। तो न्यूजीलैंड की ये जो साइड आई है, हम्म। एक तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी थोड़ा डाउन होगी, क्योंकि बांग्लादेश में एक अच्छा नहीं कर सके। और फिर इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये कितना टफ टाइम दे सकती है पाकिस्तान? देखें, आई थिंक वनडे की जो टीम है, आई नो कि उनकी फर्स्ट चॉइस टीम नहीं है, लेकिन फिर भी स्पेशली अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें तो उनके पास चार पांच उनके रेगुलर प्लेयर्स हैं। उनके पास जिस तरह टॉम लेथम हैं, हेनरी निकल्स हैं, मैट हेनरी हैं, इसके अलावा कॉलिन डी ग्रैंड होम है। ये जो चार प्लेयर्स हैं ये वर्ल्ड कप फाइनल खेले हुए हैं। और हमें पता है कि कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड की उस वर्ल्ड कप फाइनल में। तो जो T20 टीम है वो हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली सेकंड चॉइस है, लेकिन वनडे में फिर भी उनके पास कुछ उनके रेगुलर प्लेयर्स हैं। और ये प्लेयर्स मतलब कि बुरे नहीं। अगर हम मैट हेनरी को देखें तो उनकी पाकिस्तान के खिलाफ 20 विकेट्स हैं वनडे इंटरनेशनल्स में, 21 की एवरेज है। और मुझे याद है कि अबू धाबी में उन्होंने एक बार पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 आउट भी किए थे। तो ओवरऑल जो है वो आई थिंक T20 में तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही एक डिफरेंट टीम होगी न्यूजीलैंड की, लेकिन वनडे में उनके पास कुछ अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड की भी एक कोशिश होगी कि वो थोड़ी सी फाइट करें और वो सीरीज जीतें, क्योंकि न्यूजीलैंड अपनी हिस्ट्री में कभी भी पाकिस्तान में कोई वनडे सीरीज नहीं जीता। इससे पहले दोनों टीम्स के दरमियान पाकिस्तान में 5 सीरीज हुई हैं और वो तमाम सीरीज पाकिस्तान जीता था। जो लास्ट सीरीज थी वो न्यूजीलैंड 5-0 से हारा था 2003 में। तो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट वनडे क्रिकेट में जो है हम वो थोड़ी सी फाइट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने वो सीरीज का जिक्र किया तो मुझे यासिर हमीद और इमरान फरद की जोड़ी याद आ गई। उन्होंने काफी रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए थे उस सीरीज में। मजर, बांग्लादेश ने तो न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने होम एडवांटेज का बड़ा फायदा उठाया, स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए, जिसमें काफी काफी मुश्किल हुई न्यूजीलैंड को। लेकिन वनडे मैचेस जो है वो रावलपिंडी में, और रावलपिंडी की पिच को जिस तरह से हम जानते हैं कि उसमें थोड़ा बाउंस अच्छा होता है, स्पिन इतना ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो होम एडवांटेज, आपको क्या लगता है, थोड़ा कम नहीं हो जाएगा? नहीं, कम नहीं होगा। आई थिंक आपकी होम कंडीशंस तो होम कंडीशंस होती हैं। ये है कि ऑब्वियसली उस तरह की विकेट्स नहीं होंगे जिस तरह के बांग्लादेश में होती हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली अच्छी विकेट्स होती हैं, और रावलपिंडी में तो हमने रिसेंटली जो वहाँ पे व्हाइट बॉल क्रिकेट हुई है वो काफी हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि होम एडवांटेज लूज हो जाएगा। अच्छी पिचेस होंगी, और अच्छी पिचेस के अंदर जो टीम बेहतर होती है वही जीतती है। आपकी जो जो प्लेयर्स जिनकी स्किल ज्यादा, खासतौर पे बॉलिंग में, क्योंकि देखें जब खराब पिच होगी तो उसके ऊपर अगर आप खराब बॉल भी करेंगे तो आपको विकेट मिल जाएगी, लेकिन जब अच्छी पिच होगी तो आपको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो उससे आपके प्लेयर्स की स्किल भी डेवलप होती है। तो आई डोंट थिंक कि होम एडवांटेज कोई लूज होगा। पाकिस्तान, जैसा मैंने आपको बताया है कि न्यूजीलैंड से कभी भी अपने होम ग्राउंड पे वनडे सीरीज नहीं हारा, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सीरीज में भी उसी तरह के रिजल्ट सामने आएंगे। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात करते हैं। जैसे हमने जिक्र किया कि बहुत सारे जो पहली स्ट्रेंथ के नाम वो मिसिंग हैं इस न्यूजीलैंड के स्क्वाड में। तो पाकिस्तान किस तरह से इस सीरीज को बेस्ट यूटिलाइज कर सकता है, किस तरह से अपने प्लेयर्स को बेहतरीन मौका देके फायदा उठा सकते हैं इस सीरीज का? देखें, आई थिंक के पाकिस्तान के प्लेयर्स, आजकल वनडे क्रिकेट बहुत कम हो रही है। ये पाकिस्तान की इस साल में सिर्फ तीसरी वनडे सीरीज होगी, और अब ये सुपर लीग की भी सीरीज नहीं है क्योंकि DRS अवेलेबल नहीं है। और दोनों बोर्ड्स ने ये जो है वो डिसाइड किया कि हम इस सीरीज को ODI
ये सुपर लीग से निकाल देते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 2022 में दोबारा पाकिस्तान आना है, 3 वनडेज खेलनी है और साथ उन्होंने टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो वो वाले जो वनडेज हैं वो सुपर लीग में होंगे, और तब हो सकता है कि उस सीरीज में न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम भी अवेलेबल हो। अभी क्योंकि ऑब्वियसली आईपीएल हो रही है, T20 वर्ल्ड कप है, तो न्यूजीलैंड जो है वो उन्होंने अपनी फर्स्ट चॉइस टीम नहीं भेजी। तो मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के जो वनडे प्लेयर्स हैं जिनको ज्यादा मौका नहीं मिलता, जिस तरह फखर जमान मैं कहूंगा कि वो ओडीआई स्पेशलिस्ट हैं। बाबर आजम इवन दो तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम भी ओडीआई स्पेशलिस्ट हैं। तो आई थिंक के एक अच्छा मौका होगा इन तमाम प्लेयर्स के लिए कि वो काफी देर के बाद उनको वनडे क्रिकेट मिल रही है तो वो अपने रिदम में वापस आए। अच्छा, कुछ बात करते हैं इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह की वापसी हुई उनकी वनडे क्रिकेट में। इफ्तिखार अहमद वैसे तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वनडे क्रिकेट में वो कभी भी खराब नहीं रही, और खुशदिल शाह को भी इतना चांस नहीं मिला कि इस पर हम कोई मुकम्मल बात कर सकें, लेकिन अवाम बड़ी नाराज रहती है। आम अवाम में शायद ये एक तासुर पाया जाता है कि शायद ये जब मिसबा थे तो वो इफ्तिखार को पसंद करते थे। तो आपके पास क्या स्टैट्स या नंबर है इनके हवाले से, इन दोनों प्लेयर्स के हवाले से? देखिए, खुशदिल शाह को तो सिर्फ एक वनडे खिलाया था, तो उसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इतराज होना चाहिए। इफ्तिखार की जो है वो आपकी परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। आई मीन अगर आप पिछले 5 साल देखें, सिंस 2016 जो लिस्ट ए क्रिकेट है उसमें उनकी तकरीबन 60 की एवरेज है। और लेकिन मसला ये है कि इफ्तिखार जब पाकिस्तान टीम में खेले तो उनको नंबर 6 पे खिलाया जाता था, और नंबर 6 के ऊपर उनकी 50 की एवरेज थी, और एक मैच में उन्होंने 5 आउट भी किए थे, तो वो 50 की एवरेज के बावजूद जो है वो ड्रॉप हो गए थे। तो आई थिंक अब अगर ये दोनों वापस आ रहे हैं, इफ्तिखार और खुशदिल शाह, तो पाकिस्तान को ये देखना होगा कि आपने इनको कैसे यूटिलाइज करना है। अगर तो आपने इफ्तिखार को दोबारा नंबर 6 पे खिलाना है तो वो अब 100 की एवरेज तो नहीं कर सकते 6 के ऊपर। वो अगर 50 की एवरेज करके 5 इनिंग्स में और 6 इनिंग्स में अगर वो ड्रॉप हो जाते हैं तो वो तो फिर दोबारा ड्रॉप हो जाएंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान को थोड़ा सा अपना बैटिंग ऑर्डर जो है उसको जो है जरा ठीक करना होगा। अभी हम देख रहे हैं जो लग रहा है, और बेस्ड ऑन द लास्ट इंग्लैंड सीरीज भी, अभी अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इमाम और फखर के साथ ओपन करेगा, 3 पे बाबर आएंगे, 4 के ऊपर रिजवान, 5 पे साउथ शकील, और फिर 6 के ऊपर इफ्तिखार या खुशदिल शाह खेलेंगे। अब आप ये देखें कि साउथ शकील एक जेन्युइन बैट्समैन है, आइडियली तो उनको नंबर 3 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बाबर आजम नंबर 3 पे हैं तो ऑब्वियसली उस पोजीशन पे नहीं आ सकते। तो एक प्रॉपर बैट्समैन जो साउथ शकील ने अपना पिछला मैच खेला था, उन्होंने नंबर 9 के ऊपर बैटिंग की थी। अब वो एक टेक्टिकल मूव थी क्योंकि पाकिस्तान की एक पार्टनरशिप लगी थी बाबर रिजवान की, तो पाकिस्तान ने पावर हिटर्स को ऊपर कर दिया, विच इज फाइन। लेकिन आप का एक जो प्रॉपर बैट्समैन है, आप इस तरह की सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि आप उसको नंबर 9 पे आपको भेजना पड़े? उसको कम से कम 4 के ऊपर आना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है अगर मोहम्मद रिजवान जो है वो ओपन करें। आई थिंक रिजवान ने जिस तरह T20 क्रिकेट में भी, और लोग ये समझते हैं कि शायद रिजवान वो कोई मेकशिफ्ट ओपनर है। रिजवान डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत देर से ओपन करते हुए आ रहे हैं। तो आई थिंक अगर पाकिस्तान रिजवान के साथ ओपन करे, फखर को साथ उनके ओपन करवाए, 3 पे बाबर, 4 पे फिर देखें साउथ शकील भी का जो बैटिंग ऑर्डर वो भी ठीक हो जाएगा, और इफ्तिखार भी जो है 5 के ऊपर आ जाएंगे, और 6 के ऊपर आप खुशदिल शाह को लेकर आ सकते हैं। खुशदिल शाह का भी अगर आप पिछले कुछ सालों में उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 100 का स्ट्राइक रेट है लिस्ट ए क्रिकेट में, और दुनिया में जो जो टॉप 6 हिटर्स हैं 50 ओवर्स क्रिकेट में, उसमें अकेले वो पाकिस्तानी है टॉप 10 के अंदर, 94 सिक्सेस हैं उनके। तो हमने प्लेयर्स की जो यूटिलिटी है उसको हमने मैक्सिमाइज करना है। तो आई थिंक उसमें पाकिस्तान अगर खुशदिल और इफ्तिखार को वापस लेकर आया है तो इनको एक ठीक बैटिंग ऑर्डर पे खिलाएं, वरना इफ्तिखार 6 के ऊपर 4-5 मैचेस खेलने के बाद दोबारा ड्रॉप हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, बात करते हैं हम कुछ अब्दुल्ला शफीक की। अब्दुल्ला शफीक बहुत वक्त से अब वनडे स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन इनको अब तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो आप समझते हैं कि ये एक परफेक्ट सीरीज हो सकती है जहां पे अब्दुल्ला शफीक को भी किसी मैच में ट्राई कर लिया जाए, देख लिया जाए कि इंटरनेशनल लेवल पर वो कहाँ स्टैंड करते हैं वनडे क्रिकेट में? देखिए, मैं इस चीज का फैन नहीं हूं कि आपने किसी को मौका देना है फॉर द सेक ऑफ इट। ऑलरेडी पाकिस्तान ने इतनी कैप्स दे दी हैं, और एक प्लेयर इमर्ज होता है, आप उसको खिलाते हैं और 1-2 साल के बाद आप उसको भूल जाते हैं, फिर कोई और आ जाता है। तो अब्दुल्ला शफीक, मैंने पहले पॉइंट रेज किया कि मेरे नजदीक तो रिजवान और फखर को ओपन करना चाहिए, तो उसके अंदर फिर अब्दुल्ला शफीक कैसे एडजस्ट होते हैं वो तो मेरी समझ से बाहर है। और अगर पाकिस्तान रिजवान से नहीं ओपन करवाना चाहता तो फिर तो पहला राइट इमामुल हक का ही बनता है, क्योंकि इमामुल हक की परफॉर्मेंसेज हैं
और वो रन्स कर रही हैं। तो अब अगर आप इमामुल हक को बाहर करके अब्दुल्ला शफीक को लेंगे सिर्फ इस वजह से कि आपने एक यंगस्टर को मौका देना है, तो इमामुल हक भी तो अभी यंगस्टर ही है। इमामुल हक कौन सा कोई 10-15 साल से खेल रहे हैं, 2017 में उनका डेब्यू हुआ है। पाकिस्तान की इस टीम में कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसने कि 100 भी वनडे खेले हो, तो आपकी ऑलरेडी एक यंग टीम है। तो आप अगर इस तरह प्लेयर्स को कैप देते जाएंगे, उनको मौका देते जाएंगे कि जी एक यंग टैलेंट है, तो आपकी टीम कैसे डेवलप होगी? ऑलरेडी आपके इस साल में कितने वनडे इंटरनेशनल है? 6 आपने खेली हैं, 3 साउथ अफ्रीका से खेले, 3 इंग्लैंड से खेले, 3 ये हैं और 3 और हैं आपके वेस्ट इंडीज के साथ। तो पूरे साल में आप 12 वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं और उसमें भी आप कह रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स को रेस्ट करवा के यंगस्टर्स को मौका दें। तो ये चीज मेरी समझ से बाहर है। अब्दुल्ला शफीक अभी सिर्फ 21 साल के हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बैट्समैन है, उनको इवेंचुअली मौका मिलेगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हमारे पास एक यंगस्टर है, हमने उसको मौका देना है, ये थोड़ा गलत है। पाकिस्तान का अभी जो फोकस है वो अपने कॉम्बिनेशन के ऊपर होना चाहिए कि आप देखें पिछला मैच 330 रन करके भी जो है पाकिस्तान हार गया। उस 330 में जो इमामुल हक ने तकरीबन 70 गेंदें खेली, तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो आप कह लें कि उसकी वजह से पाकिस्तान 10-15 रन पीछे रह गया। तो आई थिंक पाकिस्तान को फिलहाल अपने बैटिंग ऑर्डर के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि पाकिस्तान ये सोचे कि हमने किस नए यंगस्टर को जो है वो ट्राई करना है। कुछ बात करते हैं स्पिनर्स की। मोहम्मद नवाज अनफॉर्चुनेटली उनको कोविड हो गया, उसकी वजह से अब वो स्क्वाड कैसा नहीं है। तो पाकिस्तान के पास शादाब के अलावा 2 और लेग स्पिनर्स हैं स्क्वाड के अंदर, जिसमें उस्मान कादिर हैं और जाहिद महमूद हैं। तो मजर, आपको क्या लगता है कि एक तो इफ्तिखार हो जाएंगे पार्ट टाइम, या आप उनको एक ऑफ स्पिनर कह लें, तो उनके अलावा आपको लगता है कि शादाब के साथ ये दूसरे लेग स्पिनर को ट्राई करेंगे पिंडी की इस पिच में, जाहिद या उस्मान को? देखिए, पाकिस्तान की वनडे टीम में एक जो अच्छी बात हुई है वो ये है कि आपके पास छठा बॉलर अब है, या इफ्तिखार हो या साउथ शकील हो, साउथ शकील भी आपके 6 बॉलर बन सकते हैं। तो आपको फिर भी आई थिंक 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स खिलाने होंगे। शादाब के साथ आई थिंक के उस्मान कादिर को जो है वो मौका मिलना चाहिए। उस्मान कादिर काफी देर से स्क्वाड के साथ हैं, लेकिन उनको जो है वो कोई एक ज्यादा मौका नहीं मिला। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नवाज जिस तरह उनको कोविड है, तो वो शायद इस सीरीज के लिए जो है वो अवेलेबल ना हो, जो वनडे सीरीज है। मेरे पास इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है कि वो कितनी देर के लिए बाहर हैं, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि शादाब के साथ आप उस्मान कादिर को ट्राई कर सकते हैं, और साथ आप फिर 3 फास्ट बॉलर्स खिला लें, और छठा बॉलर आपका इफ्तिखार भी हो सकता है, साउथ शकील भी हो सकता है। कुछ बात करते हैं जी माइलस्टोन्स की। हर सीरीज में कोई ना कोई ऐसे माइलस्टोन्स होते हैं जो कि अचीव होने का एक अंदेशा रहता है, अंदेशा कहना चाहिए, या एक होता है कि वो अचीव कर सकते हैं, कुछ बैटिंग में, कुछ बॉलिंग में, कुछ फील्डिंग में। तो मजर, इस सीरीज में कौन से ऐसे माइलस्टोन है जो कि अचीव हो सकते हैं? देखिए, एक जो रिकॉर्ड है वो तो पाकिस्तान लूज भी कर सकता है, जो मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में कभी भी न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज नहीं हारा। तो हम किसी भी टीम को लाइटली नहीं ले सकते। अगर आपको याद हो, श्रीलंका की भी एक सेकंड स्ट्रिंग टीम यहाँ पे आई थी और पाकिस्तान को 3-0 हरा के चली गई थी T20s में। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंग्लैंड की सेकंड टीम से जो है, या बी टीम से, वो 3-0 हार गया था इंग्लैंड में ही। तो एक तो ये पाकिस्तान को कोशिश करना होगी कि ये वाला रिकॉर्ड पाकिस्तान का इंटैक्ट रहे और वो न्यूजीलैंड से सीरीज ना हारे। अगर आप इंडिविजुअली बात करें, तो जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के जो इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन है वनडे क्रिकेट में, वो बाबर आजम है, पाकिस्तान के कप्तान भी हैं। सिर्फ 15 रन वो दूर हैं अपने 4000 रन से। अभी उन्होंने सिर्फ 81 इनिंग्स खेली हैं और जबरदस्त उनका करियर जा रहा है। 14 सेंचुरीज हैं, 56 की एवरेज है, इसीलिए वो आईसीसी रैंकिंग्स में भी नंबर 1 बैट्समैन है। तो अगर वो इन 3 मैचेस में, बल्कि इससे ज्यादा भी अगर वो कुछ मैचेस ले लें, तो वो अगर 15 रन जब वो करते हैं, तो वो ओडीआई हिस्ट्री के सेकंड फास्टेस्ट टू 4000 रन हो जाएंगे। तो आई थिंक कि ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो कि बाबर आजम, आई नो कि प्लेयर्स नॉर्मली जो है वो इस तरह रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं जाते और शायद ये रिकॉर्ड्स उनके माइंड में भी ना हो, लेकिन जस्ट आप कह लें कि क्रिकेट फैंस के लिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है कि बाबर आजम कुड बी द सेकंड फास्टेस्ट इन ओडीआई हिस्ट्री टू स्कोर 4000 रन्स। जहां पे बाकी बात हो रही है तो फास्ट बॉलिंग की बात भी करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग काफी हद तक सेटल्ड है, शाहीन अफरीदी हैं, हसन अली हैं, लेकिन तीसरे फास्ट बॉलिंग में जो स्पेस है, जो पोजीशन है, वहां पे थोड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हारिस रऊफ भी है और साथ में अब वसीम जूनियर भी आ चुके हैं और हसनैन भी हैं। तो आपके ख्याल में तीसरा जो जगह है फास्ट बॉलर की, वो आइडियली किस जो है वो बॉलर को मिलनी चाहिए? आई थिंक हारिस रऊफ जो है वनडे क्रिकेट में, जो अगर आप वनडे क्रिकेट की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेस ठीक है, वो विकेट टेकिंग बॉलर है, उनका इकोनॉमी थोड़ा हाई हो सकता है, लेकिन आई थिंक वनडे क्रिकेट में एक विकेट टेकिंग बॉलर की बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप मेरे से T20 इंटरनेशनल्स का पूछें तो मैं कहूंगा कि तीसरे फास्ट बॉलर हसनैन है, मतलब कि पहले शाहीन फिर हसन और फिर हसनैन। लेकिन वनडे क्रिकेट में क्योंकि आपने 10 ओवर्स भी करने होते हैं, तो उस चीज को देखते हुए मेरा ख्याल है कि शाहीन हारिस शाहीन हसन अली और हारिस। और फिर मेरा ख्याल है कि बैटिंग में तो शायद रेस्ट नहीं बनता, लेकिन क्योंकि बॉलर्स का अपने वर्कलोड भी मैनेज करना होता है और आगे बहुत ज्यादा क्रिकेट है, शाहीन अभी टेस्ट मैचेस खेल कर आ रहे हैं, तो वनडे इंटरनेशनल्स भी हैं, फिर T20s भी हैं, फिर इंग्लैंड के साथ T20s हैं, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना है, फिर वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान आना है, फिर PSL है, फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आएगी, तो बहुत ज्यादा क्रिकेट है। तो शायद पाकिस्तान ये सोचे कि हसन को या शाहीन को थोड़ा सा जो है वो मे बी ये शायद वनडे इंटरनेशनल से जहाँ आगे जो T20 मैचेस होंगे उसमें थोड़ा सा रेस्ट देने की कोशिश करें, विच इज फाइन। लेकिन जो आपके बैट्समैन हैं, आई डोंट थिंक कि उनको कोई बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती है, या अभी अगर आप करंट सिनेरियो भी देखें तो नॉर्मली सारे जो है वो एक किस्म के इमर्जिंग प्लेयर्स हैं। जिस तरह मैं इस चीज पे बिलीव करता कि इमामुल हक को रेस्ट करवा के जो है वो आप अब्दुल्ला शफी, क्योंकि इमामुल हक पूरे साल के अंदर सिर्फ वनडे इंटरनेशनल ही खेलते हैं, तो अगर इमामुल हक आपकी प्लानिंग में है तो आप सिर्फ उनको इस वजह से नहीं ड्रॉप कर सकते कि हमने एक नए यंगस्टर को ट्राई करना है। हाँ, अगर आप कम्बिनेशन चेंज करना चाह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि रिजवान ऊपर आ जाएं और मिडिल ऑर्डर में जो है हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन डाल लें, खुशदिल शाह या इफ्तिखार, तो वो एक और बात है। बॉलिंग में जो है वो आप बॉलर्स का वर्कलोड मैनेज करने के लिए उनको रेस्ट करवा सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान को एक दो वनडेज के बाद लगता है कि नहीं यार शाहीन को या हसन को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, तो आप फिर वसीम जूनियर को भी ला सकते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के जो ओवरऑल जो बॉलिंग रिसोर्सेज हैं वो काफी अच्छे हैं, इवन बैटिंग रिसोर्सेज भी अच्छे हैं। असल जो चीज है बस आपने एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है। बिल्कुल सही मजहर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। व्यूअर्स, ये था ओडीआई का प्रीव्यू पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नई वीडियो में कुछ नया कंटेंट लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।